चलिए आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक खत्म किया था? साधारण विधेयक तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अब अगला कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक। धन विधेयक सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जानना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो है धन विधेयक। क्या प्रोसेस है, कैसे हम धन विधेयक को पास करते हैं या धन विधेयक होता क्या है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि संविधान में धन विधेयक को कौन से आर्टिकल में किया गया है? धन विधेयक के संबंध में संविधान में 110 अनुच्छेद में दिया गया है। 110। ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा। फिर दूसरी बात होती है कि धन विधेयक है क्या, किसे हम धन विधेयक कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। इस पे प्रश्न आता है कि भाई कौन है धन विधेयक। तो ऐसा कोई भी विधेयक जिसमें सरकार अगर कोई टैक्स लगाती है, कर लगाती है, जैसे मान लीजिए जीएसटी कर लगाती है या फिर दूसरे देशों से उधार लेती है। जैसे मान लीजिए सरकार को किसी तरीके की कोई समस्या आ जाती है, उसको किसी देश से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या करेगी कि कोई भी सरकार डायरेक्टली तो नहीं ले सकती, तो उसके लिए विधेयक बनाएगी। तो विधेयक किस फॉर्मेट में रहेगा? धन विधेयक रहेगा। तो दूसरे देशों से कर्ज लेना और यदि मान के चलिए कि एक भारत की सिंचित निधि होती है 266 के तहत, तो सिंचित निधि क्या होती है कि सरकार जितना भी टैक्स वगैरह पाती है, टैक्स जो राजस्व प्राप्त करती है, उसको उसमें जमा करती है सिंचित निधि को। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है, जब सरकार को खर्च करना होता है, तो फिर उसको सिंचित निधि से ही पैसा निकालती है विनियोग विधेयक बनाकर। वो हम लोग कभी आगे चलेंगे, बजट वाले सेशन में समझेंगे कि सरकार ऐसे पैसा नहीं निकालती। एक पहले फंड बनाती है। फंड कौन सी होती है? सिंचित निधि। सिंचित निधि में क्या होता है? सरकार अपने सारे पैसों को जमा करती है। फिर पैसा जमा किए, अब खर्च करना है, तो खर्च करने के लिए क्या होगा? एक और विधेयक बनेगा, बिल बनेगा, जिसे हम कहते हैं विनियोग विधेयक। उसके तहत वो पैसा निकालती है और खर्च करती है। तो ये जो सिंचित निधि है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं। सिंचित निधि में दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि सामान्य खर्च है, उसमें सरकार को दिक्कत नहीं होती, उसको वो घटा बढ़ा सकती है। और एक होता है सिंचित निधि पर भारित व्यय। याद होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, तो सिंचित निधि पर भारित रहता है, मतलब उनके सारे वेतन भत्ते सब कुछ भारित होते हैं। भारित में क्या होता है कि सरकार चाह के भी उसमें कटौती नहीं कर सकती। भारित व्यय में कभी भी सरकार चाह के भी कटौती नहीं कर सकती खर्चे में। इसे कहते हैं भारित निधि। संचित निधि पर भारित है, अक्सर वो स्टेटमेंट आप सुनेंगे कि संचित निधि पर भारित है। तो भारित का मतलब क्या है? उसमें कोई किसी भी तरीके की कटौती नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि कोई समस्या आती है, तो कहा गया कि भाई इनके वेतन भत्तों को कम किया जाए। भाई मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, पैसा नहीं है सरकार के पास, तो कहा गया कि इन पदों के वेतन को कम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोविड में क्या हुआ कि सरकारी नौकरी वालों के जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट को कम कर दिया गया। लेकिन जो ये नॉर्मल थी, ये सामान्य खर्चे थे। लेकिन अगर भारित व्यय होता हर सरकारी कर्मचारी का, तो उसको सरकार कम नहीं कर सकती। तो भारित व्यय, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते या कैग के वेतन भत्ते, ये लोग इन लोगों के रहते हैं। तो अगर किसी खर्चे को सिंचित निधि पर भारित करना है, तो भी वो मनी बिल के अंतर्गत होता है। खर्चे को भारित करना है, या आर्टिकल 110 में दिए गए विषयों के पर अगर कोई विधेयक बनता है, तो उसे ही हम धन विधेयक कहेंगे। यानी क्या है? धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसके माध्यम से सरकार कर लगाती है, या दूसरे देशों से कर्ज लेती है, या किसी भी खर्चे को सिंचित निधि पर भारित करती है, या आर्टिकल 110 के तहत जितने भी विषय दिए गए हैं, उन पर अगर कोई भी विधेयक बनता है, उसे हम धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो पहले धन विधेयक समझ गए। धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें अगर सरकार कर लगाती है, दूसरे देशों से कर्ज लेती है,
या किसी खर्चे को भारित सिंचित निधि को भारित करती हो, या अनुच्छेद 110 के तहत जो बातें शामिल की गई हैं, ये सारे विषयों को हम धन विधेयक के रूप में देखेंगे। साधारण विधेयक में क्या होता था कि सामान्य सी बातें होती थी, जैसे RTI कानून, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खर्चे से, सरकार के खर्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इसे हम धन विधेयक कहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे हम लोग समझेंगे उसको, क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार अपने जितने भी खर्चे या ये सब सारी चीज़ें हैं, धन उनको निकालती है या धन खर्च करती है। इस तरीके की सारी चीज़ें धन विधेयक के माध्यम से ही होता है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा को बड़ा पावर मिलती है। कैसे? देखिए, पहली बात होता है कि धन विधेयक, तो ऐसे अगर कोई धन, सरकार क्या है कि संसद में आएगी तो संसद में धन विधेयक रखना होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है। यानी कि हम धन विधेयक रख रहे हैं तो पहले सबसे पहले राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर धन विधेयक आएगा तो किसके पास आएगा, कोई भी बिल आता है, पिछले लेक्चर में आप लोग जाने होंगे, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और के पास आएगा। लोकसभा अध्यक्ष चाहे उसको, लोकसभा अध्यक्ष उसको डिसाइड करता है कि ये जो विषय दिए हैं, आपने जो विधेयक पेश कर रहे हैं, ये धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। पूरी पावर होती है। हो सकता है कि कर से संबंधित मामले हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन तभी लोकसभा अध्यक्ष उसको धन विधेयक के रूप में ना माने। अगर नहीं मानता है तो वो धन विधेयक नहीं है। यानी यहाँ पर इनकी पूरी पावर है और इसको लेकर कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते। तो अब मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने उसको धन विधेयक मान लिया, तो जो धन विधेयक होता है वो हमेशा सबसे पहले कहा जाएगा, दो सदन में, लोकसभा, राज्यसभा। तो सर्वप्रथम किस में जाएगा, लोकसभा में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में हमेशा पहली बार रखा जाएगा, यहाँ से यह पारित होगा मेजोरिटी से, और पारित होने के बाद क्या होगा, अध्यक्ष साइन करेगा और फिर ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर राज्यसभा को 14 दिन की समय दिया जाता है, 14 दिन का, कि आप इस विधेयक पर चाहे तो संशोधन करना चाहे तो बोलिए, या आप अपना इस पर मतलब सहमति व्यक्त कीजिए। 14 दिन में अगर राज्यसभा इसको पास कर दी तब तो ठीक है, नहीं पास करती तो स्वयं पास माना जाता है कि पास कर दिया गया है, इसमें राज्यसभा को पावर नहीं दी जाती। एक और बात, अगर राज्यसभा ने कोई अपनी संस्तुति दी, संस्तुति या संशोधन किया इस विधेयक, तो लोकसभा इस संस्तुति या संशोधन को माने, ये आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि संस्तुति को ये मानेगा ही, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से राज्यसभा से पास अगर इन्होंने पास कर दिया तो ठीक, नहीं पास किया तो भी ठीक। फिर ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी इस पर अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए बाध्य है, ठीक है। यानी उनको अपना एसेंट इस पर देना ही देना है, इसको किसी भी हालत में साइन करना ही करना है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। हम लोग अभी पढ़े थे ना कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो वो केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में कर सकते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में बिल्कुल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करना ही करना है और एक बार भेज नहीं सकते। दूसरी चीज, इस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, संयुक्त बैठक नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। क्यों नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है, राज्यसभा को इसमें पावर ही नहीं दी गई, क्योंकि 14 दिनों में वो पास करे तो ठीक, नहीं पास करता तो भी ठीक। यानी राज्यसभा को जब पावर ही नहीं दी गई है तो ज्वाइंट सिटिंग का तो कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिकली वो पास हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे धन विधेयक को पास किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे होगा। पहली चीज पूछा, परिभाषा से पूछा जाएगा कि किन विषयों को धन विधेयक में शामिल किया जाता है। आर्टिकल देखा जाएगा कि कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा, जो साधारण विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, परंतु धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, इसको याद रखिए। उसके बाद यह धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष रखेगा, इसका निर्णय करेगा। दूसरी बात, किस सदन में पहले रखा जाएगा, कौन सा सदन है जिसमें पहले रखा जाएगा, तो वो है लोकसभा, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद जो 14 दिनों तक मैक्सिमम समय दिया जाता है राज्यसभा को पास करने का। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है ही,
वो हमेशा बाध्य है इसमें, गिव टू बाउंड टू गिव एसेंट। ठीक है, अब याद रखिए एक और चीज़, ये चीज़ें तो आप समझ गए, तो आपको के दिमाग में बहुत स्वाभाविक सी बात आई होगी या समझ में भी आया होगा कि जब हम लोकसभा का चैप्टर कराए थे तो उसमें बोले थे कि लोकसभा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को सबसे ज़्यादा पावर है। अब आपको समझ में आ गया कि पूरी की पूरी पावर लोकसभा को। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये धन से संबंधित मामला है, धन से संबंधित मामला है, तो इसीलिए धन से संबंधित सारा नियंत्रण कहीं ना कहीं जनता के सदन को दिया जाता है, लोकसभा को दिया जाता है, इसी को पूरी पावर रहती है। ऐसा नहीं करेंगे तो सरकारों को दिक्कत हो जाएगी। जब अभी आप लोग बजट पढ़ेंगे तो बजट भी धन विधेयक के ही रूप में रखा जाता है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता, अब सरकार है, सरकार मान लीजिए सरकार को टैक्स लगाना या मान लीजिए बजट ही पास कर रही है, एक एग्जाम्पल देंगे, बजट ही पास कर रही है। अब अगर राज्यसभा को पावर दे देंगे तो जरूरी तो नहीं है कि कोई भी जो सत्ताधारी दल है जिसका लोकसभा में बहुमत है उसका राज्यसभा में भी बहुमत हो। ऐसे में क्या होगा, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, सरकार का वित्त पर नियंत्रण ही नहीं रहेगा, फाइनेंस पर नियंत्रण ही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं विपक्षी दल जिनका बहुमत राज्यसभा में होगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, क्या कहते हैं, रोकने का प्रयास करेगा। इससे सरकार संकट में आ सकती है, इसीलिए लोकसभा को विशेष पावर दी जाती है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात एक और होती है लोकसभा को लेकर, अरे धन विधेयक को ही लेकर, तो अब ये समझिए कि सरकारें जब थोड़ी सी चालाकी दिखाती है तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ विधेयक साधारण विधेयक के स्वरूप में होते हैं, लेकिन कुछ बातें इनसे मैच कर जाती हैं धन विधेयक से, तो धन विधेयक के रूप में ही पास कराने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो ये जल्दी पास हो जाता है, और सरकार का चूँकि लोकसभा में बहुमत होता है तो बड़े आसानी से उसको ये पास करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका धन विधेयक। यानी क्या है, धन विधेयक को हम आर्टिकल 110 में देखते हैं। क्या होता है धन विधेयक? ऐसे विधेयक जिसमें कर लगाने, दूसरे देशों से उधार लेने, या अनुच्छेद 110 में दिए गए विषयों के बारे में, या फिर भारत की सिंचित निधि पर अगर कोई व्यय हम पारित करते हैं, ऐसे विषय होते हैं, ऐसे विषय वाले विधेयकों को हम धन विधेयक कहेंगे। ऐसे विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्वानुमति के बाद ये जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या फिर साधारण विधेयक है। जब वो डिसाइड कर दिया कि भाई ये धन विधेयक है, तो सर्वप्रथम ये हमेशा ऑलवेज ये किस में जाएगा, जनता के सदन यानी लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में ये पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, जहाँ राज्यसभा में मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है कि या तो वो उस पर अपनी सहमति दे दें, अगर नहीं देते तो उसी स्वरूप में पास मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा इस विधेयक में थोड़ा सा भी संशोधन या कुछ अपने तरफ से रिकमेंडेशन संस्तुति देती है तो उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, इसमें कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगा। उसके बाद जाएगा ये विधेयक किसमें, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए धन विधेयक। अब देखिए अगला टॉपिक आएगा वित्त विधेयक का। अब देखिए मनी बिल हो गया यानी धन विधेयक हो गया। अब आता है दूसरा टॉपिक जिसे हम कहते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या होता है? अब देखिए मनी बिल से के अलावा जो मनी बिल में लिखा गया है उसके अलावा जो अन्य धन से संबंधित मामले आते हैं, उसमें धन से संबंधित मामले आएंगे वो वित्त विधेयक के श्रेणी में आते हैं। यानी जिन बिल को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में परिभाषित नहीं किए, मान लीजिए कोई धन से संबंधित मामला था लेकिन उसको धन विधेयक के रूप में परिभाषित नहीं किए तो वो वित्त विधेयक के रूप में आए। ठीक है, यानी धन से संबंधित सारे मामले, जैसे धन विधेयक में कुछ पर्टिकुलर मामले हैं, टैक्स लगाना, किसी देश से उधार लेना, ठीक है, जिसे आर्टिकल 110 में बतलाया गया है। लेकिन वही चीज़ अगर कभी वित्त विधेयक में अब और भी मामले होते हैं धन से संबंधित, तो उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे? उसे हम डालेंगे वित्त विधेयक की श्रेणी में। और ये कौन से आर्टिकल में है? 117 अनुच्छेद में दिया गया है। अब जैसे पैसा ही निकालना है, सरकार को पैसा निकालना है, तो वो धन विधेयक के श्रेणी में आके वित्त विधेयक के श्रेणी में आएगा। कैसे आएगा अब वो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए वित्त विधेयक को दो आर्टिकल को जोड़ के पढ़ाया जाता है, एक 117(1) और एक 117(3). ठीक, अब ये जो 117(1) और 117(3) है, इन दोनों में अलग अलग
बारे में बताया गया है, तो उसमें अलग अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए पहले हम लोग 117(1) पढ़ेंगे, फिर 117(3), इन दोनों को मिक्स करके ही हम वित्त विधेयक को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। 117(1) देखिए, ये हो गया हमारे, मान लीजिए कि कुछ मामले हैं, मान लीजिए कोई विधेयक है, विधेयक में क्या है, कर लगाने संबंधी मामला है। मान लीजिए कोई कर लगाने संबंधी, ये बोला कर लगाने संबंधी मामला है, तो कौन सा बिल बन गया, मनी बिल, इसको हम कहते हैं धन विधेयक। अब मनी बिल में भी कुछ और धन से संबंधित मामले आ गए, जो कि आर्टिकल 110 में नहीं दिया गया। आर्टिकल 110 में जो जो विषय दिए गए हैं, उससे इतर, उससे आगे, उससे अलग कुछ और विषय भी उस विधेयक में जुड़े हुए हैं। जैसे विधेयक का फॉर्मेट बना, उसमें टैक्स लगाना, मान लीजिए मनी बिल का तो वो था, कंसेप्ट था, तो टैक्स कर लगाने संबंधी बात तो लिखी गई, लेकिन फिर कुछ अन्य बातें भी लिखी गई हैं जो कि आर्टिकल 110 में नहीं था। तो वो क्या, किस श्रेणी में आएगा, वित्त विधेयक के श्रेणी में आएगा, यानी उसमें धन विधेयक के भी गुण होंगे उस विधेयक में, और अन्य बातें भी होंगी। तो ये क्या कंप्लीट बन गया, फिनांस बिल, जिसे हम कहते हैं वित्त विधेयक। अब चूंकि इसमें मनी बिल के भी गुण है, तो इसका जो पास करने का प्रोसेस होगा वो भी इससे मिलता जुलता होगा। इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति की राष्ट्रपति पी फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होगी। होने के बाद क्या होगा, सर्वप्रथम लोकसभा में जाएगा, यहाँ से पास किया जाएगा, यहाँ से पास होने के बाद ये जाएगा राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में जो मनी बिल में कंसेप्ट था कि जो 14 दिन का ही समय दिया जाता था, वो नहीं रहेगा। तो यहाँ राज्यसभा में भी नॉर्मल अपना पास हो जाएगा ये बहुमत से, लेकिन यहाँ पर 14 दिन की शर्त नहीं रखी जाएगी। 14 दिन की शर्त नहीं रखी जाएगी। उसके बाद ये जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास, जहाँ राष्ट्रपति अनुमति देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अनुमति देंगे, लेकिन पुनर्विचार के लिए वो नहीं लौटा सकते, यानी बाद में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस टाइप के बिल में एक और बात लगती है कि कई मामलों में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, क्योंकि 14 दिन पूर्व वाली 14 दिन वाला कंसेप्ट है नहीं। तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर पावर मिलती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर विधेयकों पर कोई असमंजस होता है, राज्यसभा एक लंबे समय तक, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में जाने थे, 6 महीने तक कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इस तरीके का विषय आता है, तो यहाँ ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे ना, जो कौन से आर्टिकल में था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में था। ठीक है, तो यानी क्या है, इसमें पहले प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति होगी, पूर्वानुमति होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसको फाइनेंस बिल के रूप में चिन्हित करेगा, फिर जाएगा कहाँ, पहले जाएगा ये हमेशा लोकसभा में बहुमत से पास होगा, बहुमत से पास होने के बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में बहुमत से पास होगा। लेकिन यहाँ पर 14 दिन का समय वाला क्लॉज नहीं रहेगा। यहाँ से पास होने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है करना बाध्यकारी है। इसमें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पर कई मामलों में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का। ठीक, एक तो हो गया ये 117(1), जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या है कि मनी बिल के गुण के साथ साथ कुछ अन्य गुण भी। ठीक है, जैसे मनी बिल, कर लगाना, किसी देश से उधार लेने के अलावा भी उस बिल में कुछ अन्य बातें होंगी, तो उसको क्या कहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उसको फिनांस बिल के रूप में वर्णित करेंगे, कहेंगे ये मनी बिल नहीं है। अगर ये मनी बिल नहीं है और धन से संबंधित विधेयक है, तो कौन सा बिल होगा, फिनांस बिल, वित्त विधेयक जिसको कहते हैं। तो वित्त विधेयक के रूप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर देखा जाएगा कि किस टाइप का है, तो पता चलेगा कि मनी बिल के भी कुछ गुण है और कुछ अन्य गुण है। तो इसको 117(1) के तहत इसका पूरा प्रोसेस होगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं 117(2). सॉरी, 117(3). 117(3) में क्या होगा कि अब सरकार को मान लीजिए कि पैसा निकालना है। मैंने पहले बताया आपको कि
सरकार की एक सिंचित निधि होती है, सिंचित निधि होती है। सिंचित निधि में से अब सरकार को पैसा निकालना है, पैसा निकालना है। पैसा कैसे निकलेगा? कोई घर का अकाउंट तो है नहीं कि तुरंत निकाल लेंगे, उसके लिए फिर संसद की अनुमति चाहिए होगी। और संसद की अनुमति कैसे मिलती है? उसके लिए आप एक विधेयक बनाएंगे जिसे कहेंगे विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, जो कि आर्टिकल 114 में इसके बारे में बताया गया। अभी हम लोग जब बजट वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा इसके बारे में समझेंगे। तो सरकार को पैसा निकालना, अब पैसा निकालने के लिए उसको एक विधेयक बनाना पड़ेगा और विधेयक पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब किसी भी कोई भी विधेयक जो पैसे निकालने से संबंधित होता है, पैसा निकालने से संबंधित, उसे हम क्या मानेंगे? विनियोग करेंगे। पैसा निकालने से संबंधित होगा तो उसे भी हम वित्त विधेयक मानेंगे, यानी ये विनियोग विधेयक एक तरीके का वित्त विधेयक है, ठीक है। यानी पैसा निकालना, पैसा सिंचित निधि में डालना, ये सब सारी चीज़ें आपके वित्त विधेयक में आएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सामान्य सा प्रोसेस होगा। ये इसमें क्या होगा कि 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें आ जाए। क्या कहते हैं, विधेयक रखने वाले पर डिपेंड करेगा। तो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ से पास कराते हैं, पास कराने के बाद ये जाएगा राज्यसभा में, यहाँ पे भी इसको बहुमत से पास कराया जाएगा। पास कराने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो थोड़ा सा उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं, ऐसा नहीं है कि हर मामले में पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, कुछ मामलों में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब कुछ मामलों में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कुछ मामलों में, यानी देखे होंगे आप 117(1) का प्रोसेस अलग था, इसका प्रोसेस अलग है। ये समझ लीजिए कि साधारण विधेयक की तरह, तो साधारण विधेयक में जितने भी क्लॉज होते हैं उसी तरीके से इसको पास किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे कि 117(1) में परिवर्तन किया गया था, परंतु इसमें नहीं, इसमें एकदम सामान्य साधारण विधेयक के रूप में ही किया जाता है, ठीक है। अब ये वित्त विधेयक हम लोगों का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के हम देखेंगे, 117(1) और 117(3), इन दोनों को जोड़ के ही हम वित्त विधेयक के रूप में देखते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला विधेयक। आगे हमने क्या बोला था, 4 तरीके के विधेयक होंगे: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो अगर कोई भी संविधान संशोधन करना है, संविधान संशोधन का मतलब संविधान में लिखी गई बातों में अगर परिवर्तन सरकार को करना है तो उसके लिए क्या है, उसको एक विधेयक की शक्ल दी जाएगी और वो विधेयक क्या कहलाएगा? संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक। अब इसमें क्या होता है संविधान संशोधन विधेयक में? अब जैसे मूल अधिकार ही या नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान में वर्णित है, या फिर आप प्रेसिडेंट के किसी कार्य में परिवर्तन करते हैं या किसी भी संविधान में लिखी किसी भी बातों में परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए ऐसे आशय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक संविधान संशोधन विधेयक पहले बनाना पड़ेगा। विधेयक को विधेयक के रूप में आप लाएंगे, तो विधेयक के रूप में लाने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक में 2 सदन होते हैं, क्या कहते हैं, संसद में, तो इन दोनों शब्दों में से किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मनी बिल में था, धन विधेयक में पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, परंतु यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं हुई, लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष के जहाँ पर भी पहले है वहाँ पर पहले विधेयक दे दिया गया, फिर दोनों सदनों के मेंबरों को उसका कॉपी बांटी गई, भाई संशोधन होने वाला है, तो चाहे लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में, मान लेते हैं हम लोग लोकसभा में पहले जाता है। संविधान संशोधन विधेयक जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर फिर बहुमत का प्रयोग करेंगे। अब बहुमत वो डिपेंड करेगा कि किन बातों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मूल अधिकारों में परिवर्तन कर रहे हैं तो मूल अधिकारों में कौन सा बहुमत यूज होगा? नॉर्मल बहुमत नहीं, साधारण बहुमत का प्रयोग ना करके हम लोग प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे।
प्रभावी बहुमत का मतलब क्या था? स्टार्टिंग में हम लोग क्लासरूम में चर्चा की थी इसके बारे में कि उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3 से इसको पास किया जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर तीनों तरीके के बहुमत इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जाए, बहुमत होने के बाद क्या होगा? ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या होगा? इसी बहुमत का प्रयोग किया जाएगा जो लोकसभा में करेंगे। उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पर साइन करने के लिए बाध्य है। प्रेसिडेंट इस पर साइन करने के लिए बाध्य है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर गतिरोध हो जाता है किसी संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं रहेगा। ज्वाइंट सिटिंग नहीं रहेगा, इनको दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराया जाता है। क्यों ऐसा होता है? कारण यह है कि संविधान में संशोधन आप करने जा रहे हैं, और संविधान में संशोधन करने आप जा रहे हैं तो अगर केवल लोकसभा को पावरफुल बना दिया गया, ज्वाइंट सिटिंग करा देंगे, तो लोकसभा चूंकि पावरफुल होती है, आराम से संशोधन कर सकती है। इससे क्या होगा? हमारे संघात्मक ढांचे को खतरा हो सकता है। इसीलिए इसमें बराबर की पावर राज्यसभा को दी गई है। जब आप एक प्रश्न करते हैं कि राज्यसभा कहाँ बराबर की पावर रखता है, तो आप कहाँ देखते हैं? संविधान संशोधन विधेयक में भी आप देखते हैं कि यहाँ राज्यसभा को लोकसभा के बराबर पावर दी गई। यानी समझ लीजिए कि लोकसभा अब राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होगी नहीं, तो राज्यसभा में भी सरकार का बहुमत होना चाहिए। अब राज्यसभा में बहुमत जब होगा तभी ये जाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराएंगे। उसके बाद भी कई मामलों में 2/3 की बात की गई है। ठीक है, जैसे क्या है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ। अब मान लीजिए राज्यसभा में भी जाता है, यहाँ पर भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। अब 2/3 एक बड़ा टास्क हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सत्ताधारी दल है जिसकी सरकार चल रही है उसकी राज्यसभा में भी बहुमत हो। और बहुमत छोड़िए, जब आपको 2/3 से पास किसी विधेयक को कराना होगा तो ये अपने आप में टफ है। तो संविधान संशोधन का प्रोसेस भारत में इतना आसान नहीं है, समझ गए? इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि एक तो आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं देते, टेक्निकलिटी में देखिए ज्वाइंट सिटिंग देंगे नहीं। ज्वाइंट सिटिंग होता तो क्या होता कि सांसद 545 और 245 कितना हुआ? 790 का मेजोरिटी अगर देख लिया जाए, इनको पास कराना होता तो इनके पास तो खुद ही 545 में, अरे लोकसभा में बहुमत था, इजीली पास करा देते। थोड़ा सा राज्यसभा में भी इनके लोग होते तो आसानी से पास करा देते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं कराया जाता। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति इस पर अपना बाध्यकारी है साइन करने के। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए। यानी क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक कोई आता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की पहले तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा में रखिए चाहे राज्यसभा में रखिए। लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले रखते हैं। वहाँ पर जिस तरीके का विधेयक है, संविधान के किस भाग में आप वो संशोधन कर रहे हैं, तो उस तरीके के बहुमत का प्रयोग करते हैं। कई जगह साधारण बहुमत का, तो कुछ जगह आपके प्रभावी बहुमत का 2/3, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, वहां से करने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी यही सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं रहेगा। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। इस तरीके से संविधान संशोधन विधेयक होता है। अब जिस दिन ये पारित हो जाता है उस दिन संविधान संशोधित हो जाता है, जिसमें नंबर मिलता है कि 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। ठीक, अब मेन बात हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने अभी तक 4 तरीके के विधेयक पढ़े। ठीक, 4 तरीके कौन कौन से विधेयक पढ़े थे? साधारण विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा या परेशान करेगा। तो देखिए आप लोगों से 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहली बात कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति किसमें होगी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति किसमें होगी? तो साधारण विधेयक में पूर्वानुमति होगी? नहीं होगी। संविधान संशोधन में पूर्वानुमति होगी? नहीं होगी। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में पूर्वानुमति होगी। वित्त विधेयक के
कुछ मामलों में होगी, कुछ मामलों में नहीं होगी, ठीक है, यस और नो दोनों है। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वानुमति के बाद कि जैसे साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष नहीं बताएगा कि मतलब डिसाइड नहीं करेंगे, वो केवल लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक के संदर्भ में डिसाइड करता है और किसी में डिसाइड नहीं करेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ज्वाइंट सिटिंग किसमें होगी, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक में होगी, बिल्कुल होगी, धन विधेयक में होगी, नहीं होगी, वित्त विधेयक के कुछ मामलों में होगी, कुछ मामलों में नहीं होगी। 117 3 वाले मामले होंगे तो संयुक्त बैठक होगी, 117 के 1 वाला मामला होगा तो उसमें नहीं होगी। संविधान संशोधन विधेयक में होगी, नहीं होगी, ठीक। ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं। अब राष्ट्रपति किस पर अपनी मतलब बाध्यकारी है, राष्ट्रपति का क्या कहते हैं साइन करने, तो बाध्यकारी धन विधेयक के संदर्भ में, वित्त विधेयक के संदर्भ में और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, यानी वो वापस नहीं लौटा सकते। एक बार में पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, वो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन साधारण विधेयक में वो अपना एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, ये बात होगी। अब जैसे साधारण विधेयक है तो ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक। धन विधेयक केवल ओनली लोकसभा, ठीक। वित्त विधेयक में जो मनी बिल का 117(1) के मामले होंगे, जो धन विधेयक के जिसमें पोर्शन ज्यादा होगा उसमें लोकसभा में रखा जाएगा, अदरवाइज वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संविधान संशोधन भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है, केवल धन विधेयक ऐसा होता है जो लोकसभा में रखा जाएगा। 14 दिन वाला क्लॉज किसमें है, धन विधेयक के संदर्भ में है, कुछ मामलों में, ठीक है। इस तरीके से 5-7 पॉइंट है, इसको इस तरीके से सोच के पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करेंगे। उसके बाद प्रभावी बहुमत का प्रयोग किसमें होगा, तो संविधान संशोधन विधेयक में होगा, ना कि साधारण विधेयक में, धन विधेयक में और वित्त विधेयक में, इन तीनों में प्रभावी बहुमत का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो ये 4-5-7 पॉइंट हैं जिसको आपको हमेशा दिमाग में बना के चलना है। अगर आप ये बना के चलते हैं तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर लेंगे, चाहे वो स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी, ठीक है। चलिए।